आगे बात जरा सरहद पार की ही करते हैं, क्योंकि सरहद पार जरा आप थर्मामीटर चाइना का भी लगाकर आपको बताते हैं कि चाइना के अंदर क्या कुछ किया जा रहा है। चाइना ने अपना नया टारगेट चुन लिया है और साल 2049 सेट टारगेट किया गया है कि जब दुनिया भर के अंदर चीन का डंका बजना चाहिए। और इसके लिए ये सेट टारगेट जो किया गया है, इसके लिए सिटिंग प्रेसिडेंट को एक बार फिर उसके टेन्योर को बढ़ा दिया गया है और सीपीपी की तरफ से बाकायदा तौर पर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन मूव किया गया, जिसमें कहा गया कि मौजूदा प्रेसिडेंट और बेहतर काम कर सकते हैं और उन्हें और ज्यादा ताकत देने की जरूरत है। और यही वजह है कि जब यह मामला सामने आया, अब माना जा रहा है कि मामला ताइवान का भी चंद दिनों के अंदर अंदर निपट सकता है। उसके साथ साथ वन चाइना पॉलिसी पर इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के अंदर 3 बार जिक्र किया गया है। उसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान से भाग गया है और आज के दिन कोई सुपर पावर अमेरिका नहीं है, उसकी फौज ने खुद शिकस्त तस्लीम करते हुए इस बात का एतराफ किया है। यानी बहुत बड़े मंसूबे के साथ यह पॉलिटिकल रेजोल्यूशन सामने आया है। इस पर हम बात करेंगे। संजीव श्रीवास्तव साहब फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है सर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, जब मैं देख रहा था बड़े 2-3 दिनों से इस पर चर्चाएं हो रही थी। 2-3 आपकी नजर में सबसे पहले जानना चाहूंगा, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो मूव हुआ है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? विश्व के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये नया रेजोल्यूशन नए अंदाज में? जी देखिए गौर साहब, ये जो चाइना की जो 6 प्लेनम की जो बैठक है और इसके बाद ये जो हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन पास हुआ है, ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास का तीसरा रेजोल्यूशन है जी। इसके पहले माओ जेडोंग ने और डेंग जियाओपिंग ने, इन दोनों नेताओं ने रेजोल्यूशन पास किया था और ये तीसरा रेजोल्यूशन है। जाहिर है कि इस तरह के रेजोल्यूशन को पास करके शी जिनपिंग ने अपने कद को उसी तरीके का बताने की कोशिश की है जैसा कि माओ जेडोंग और डेंग जियाओपिंग का था, और उनकी महत्वाकांक्षा उनसे भी कहीं आगे सर्वशक्तिशाली और सर्वकालिक जो है सबसे बड़े और शक्तिशाली नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की है। इसमें जो प्रस्ताव पास किए गए हैं उसमें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी लीडर्स हैं, सभी से ये कहा गया है कि वो शी जिनपिंग को ही पार्टी का कोर माने और उनकी ही आइडियोलॉजी को फॉलो करें और उनको लेकर के पूरी तरह से एकताबद्ध रहें। तो किसी तरीके का जाहिर है कि आने वाले समय में शी जिनपिंग कोई डिसेंट, किसी भी तरीके की आलोचना वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनका जो अथॉरिटेरियन कैरेक्टर है वो चाइना की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और अधिक गहरे तरीके से दिखाई देगा। आप जानते हैं कि पहले ही उन्होंने अपने विरोधियों को एंटी करप्शन ड्राइव के नाम पे जेलों में डाल रखा है। यहां तक कि जैक मा जैसे जो प्रमुख उद्योगपति को भी टारगेट किया गया, फिल्म कलाकारों तक को नहीं छोड़ा गया। तो जाहिर है कि घरेलू मोर्चे पर वो और अधिक जो है तानाशाही वाला रवैया अपनाएंगे और विदेशी मोर्चों पर भी निसंदेह ये चुनौती का सबब बनेगा। और शी जिनपिंग की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरे चाइना को 2049 तक विश्व की नंबर 1 पावर बनाने की है। अभी आपने देखा कि पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि चाइना अपने मिलिट्री को लगातार मॉडर्नाइज करता जा रहा है। 2035 तक चाइना अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को कंप्लीट कर लेना चाहता है और इस प्रक्रिया में वो आईसीबीएम्स भी बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या भी बढ़ा रहा है जो कि 1000 तक 2030 तक पहुंच सकती है। यहां तक कि उसने नए नए वेपन सिस्टम को भी बनाना शुरू किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल तक का टेस्ट किया है जो अंतरिक्ष से मार करती है। तो ये चाइना की अति महत्वाकांक्षा जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। और इसी वजह से भारत को भी विश्व के जो अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं सभी को चाइना के जो बढ़ते हुए चैलेंज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां और भी अधिक गहरी करनी होगी। जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर, जो लोकतांत्रिक ऑर्डर है विश्व का, उसके ऊपर चाइना जो खतरा पैदा कर सकता है शी जिनपिंग के नेतृत्व में, वो उसको ध्यान में रखते हुए आज विश्व के जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्रों को और अधिक गहरे तरीके से कोलैबोरेट करना होगा। क्योंकि हम पिछले दिनों जब भारत और चीन के भी लद्दाख के मामले पर काफी हालात कशीदा थे, अभी भी है और काफी टेंस सिचुएशन बनी हुई है बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, तो ये देखने को और सुनने को मिल रहा था, फॉरेन मीडिया ये कोट कर रहा था कि शी जिनपिंग के लिए ऑल इज नॉट वेल इन चाइना और डिसेंट की आवाजें बहुत ज्यादा है। लेकिन ये अचानक से ये जो मीटिंग होना,
इसमें एक बड़े कद के लीडर के तौर पर शी जिनपिंग को लाना, ये कैसे मुमकिन हुआ, जबकि जबरदस्त डिसेंट सीपीपी के अंदर था इनके लिए? देखिए गौर साहब, एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से है कि चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो लीडरशिप है उसके अंदर असंतोष तो है ही, असंतोष के स्वर हैं, वो असंतोष के स्वर सामने नहीं आ रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन उस चाइना की जो शी जिनपिंग की जो नीतियां हैं, जिस तरीके से वो दमनकारी अथॉरिटेरियन तरीके से काम करते हैं, ऐसे में वो उनके दबाव में आकर के उन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया है और उनको फिर से कार्यकाल उनका बढ़ाने का एक तरह से मार्ग प्रशस्त हो गया है। लेकिन अगर उनके अंदर की बात को अगर पूछें कि उनके अंदर किस तरीके की भावनाएं हैं, तो उसमें गहरा असंतोष हो सकता है और इस वजह से शी जिनपिंग को आशंकाएं भी रहती हैं। शी जिनपिंग इससे लगातार इनसिक्योरिटी में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया और फिर वो अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर लेंगे। उनके ऊपर खतरे आ सकते हैं और ये इन्हीं खतरों की वजह से वो लगातार अपने विरोधियों पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। वो जरा भी कोई डिसेंट की बात अगर कोई कर दे, जैक मा ने एक समारोह के दौरान जैसे ही उन्होंने चाइना की जो फाइनेंशियल पॉलिसी की आलोचना की, वैसे ही जैक मा उनकी नेगेटिव ब्लैक लिस्ट में आ गए। उसके बाद उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन जो ये नया ट्रेंड आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने रूस के अंदर देखा, ट्रेंड हुआ पुतिन साहब को कंटिन्यू करने का। अब चीन के अंदर हम देख रहे हैं, कुछ और छोटे देशों के अंदर भी इस तरीके का सिचुएशन जो है वो उभर कर आ रहा है। ये जो डेमोक्रेटिक इथियोस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारे थे, क्या वो आहिस्ता आहिस्ता करके चोक तो नहीं हो रहे हैं अब? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है गौर साहब, और ये निसंदेह एक चुनौतीपूर्ण समय है लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से रशिया में भी अब लोकतांत्रिक भावनाओं को दमित किया जा रहा है। वहां पर भी तमाम जो ऐसे लोग जो कि लोकतंत्र की आवाज बुलंद करते हैं, उनको जो है जेलों में डाल दिया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। अभी आपने हाल में ही देखा कि भारत के पड़ोस में म्यांमार में किस तरीके से लोकतंत्र का दमन किया गया। उसी तरीके से अब चाइना में ये जो सार्वकालिक तरीके से अपने शासन को बनाए रखने के लिए जो कवायदे चल रही हैं, जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो टर्म लिमिट है उसको समाप्त किया जा रहा है, नई लीडरशिप ना आने पाए उसके लिए रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो ये जाहिर है कि पूरे विश्व के जो लोकतांत्रिक देश हैं उनको अब सोचना होगा कि लोकतांत्रिक वैल्यूज को कैसे बचाया जाए। इसी वजह से यही कारण था कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष जो उन्होंने यूएनजीए की बैठक को संबोधित किया, उसमें लोकतांत्रिक वैल्यूज को बचाने के ऊपर विशेष रूप से उन्होंने अपील की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, विश्व के जो अन्य यूरोपियन कंट्रीज हो, अन्य जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वो सभी लोकतांत्रिक वैल्यूज पे जो बढ़ता हुआ खतरा है उसको ध्यान में रखते हुए जाहिर है कि वो इस बारे में गंभीरता से मंथन कर रहे हैं और इससे कैसे बचाया जाए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को कैसे स्थापित किया जाए, जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है विश्व का उसके ऊपर जो खतरा पैदा हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो आज के समय के गहरे चैलेंज हैं, जिसके के ऊपर गंभीरता से विचार संजीव जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, और भी जरा आपसे विस्तार में जान लें। अब जब मैं इस पूरे साउथ एशिया के पार्ट को देख रहा हूं और स्पेशली अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और फिर एंटायर लेफ्ट पोर्शन को देखता हूं, ये नया रिजीम बनना रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, विश्व में रीअलाइनमेंट्स हो रहे हैं, ये बात सच है। स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज बहुत बढ़ी हैं। आप देखिए तो ये अभी राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्वयं ही एपेक की बैठक के साइडलाइन में उन्होंने कहा कि विश्व में नए शीत युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। अभी उन्होंने कल ही ये बयान दिया है। उसके पहले भी जो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी शीत युद्ध के बारे में बात की थी। और यदि वेस्टर्न कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करें तो वहां भी शीत युद्ध को लेकर के बातें होती है। तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में एक नया शीत युद्ध का दौर शुरू हो सकता है, नया पोलराइजेशन शुरू हो सकता है। हालांकि उसका आधार आइडियोलॉजिकल नहीं होगा, लेकिन उसका आधार ऐसा हो सकता है कि जिसमें कि जो विश्व के जो स्थापित जो संस्थाएं हैं, स्थापित जो मूल्य है, स्थापित जो स्थितियां हैं, उसके ऊपर अथॉरिटेरियन तरीके से जो अन्य देश अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हुए डोमिनेट करने की कोशिश करें और उसको अपने आधार पर संचालित करने की कोशिश करें। तो इस तरीके के खतरे निसंदेह पैदा हो रहे हैं। रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देश एक दिशा में हो सकते हैं। अमेरिका, यूरोपियन उसके एलाइज और पार्टनर्स एक दिशा में हो सकते हैं। जाहिर है कि ये जो पोलराइजेशन हो सकता है
ये आने वाले दिनों के लिए और खतरा पैदा कर सकता है। एक लास्ट चीज जल्दी से सर, ये जो मैं इस रेजोल्यूशन को पढ़ रहा था, तकरीबन 30 से ज्यादा बार मैंने इस रेजोल्यूशन को 2-3 बार देखा, तो 30 से ज्यादा बार मैंने इसको देखा कि वन चाइना पॉलिसी को रिफ्लेक्ट किया गया, कि वन चाइना पॉलिसी जी एक बैकबोन है और इसको हमने किसी भी कीमत पर स्टैंड बाय रखना है और आगे ले चलना है। देखिए, चाइना वन चाइना पॉलिसी पर लगातार इस तरीके के बातों को इसलिए कर रहा है क्योंकि अब जो विश्व के जो तमाम देश हैं वो अपनी वन चाइना पॉलिसी के ऊपर वो पुनर्विचार कर सकते हैं। अमेरिका ताइवान को लेकर के जो वन चाइना पॉलिसी पे अभी तक अमल करता रहा है उससे वो अलग हो सकता है, और ताइवान को यदि चाइना के द्वारा खतरा लगातार पैदा किया गया तो अमेरिका उसको रिकॉग्निशन देने की तरफ भी कदम उठा सकता है। भारत को के ऊपर भी जिस तरीके से चाइना लगातार चैलेंजेस पैदा कर रहा है, वो पूरे अरुणाचल प्रदेश को जिस तरीके से सदर्न तिब्बत वगैरह कहते हैं, तो भारत भी अब अपनी जो वन चाइना की पॉलिसी है उसके ऊपर भी पुनर्विचार कर सकता है, वही अन्य देश भी कर सकते हैं। तो ये वन चाइना पॉलिसी पे एम्फेसाइज करना ये चाइना की असुरक्षा को दिखाता है कि चाइना वन चाइना पॉलिसी को लेकर के असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथ ही साथ ये उसके मंसूबों को भी दिखाता है कि वो पूरे विश्व में डोमिनेट करना चाहता है, चाइना को अधिक सशक्त दिखाना चाहता है, अधिक मजबूत दिखाना चाहता है। तो ये चाइना की जो आधिपत्यवादी विस्तारवादी जो सोच है उसको भी दर्शाता है और चाइना के भय को भी, चाइना की असुरक्षा को भी दिखाता है कि इतनी बार वन चाइना पॉलिसी को इसमें मेंशन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी संजीव श्रीवास्तव साहब इस मुद्दे पर बात करने के लिए, क्योंकि चाइना का एक रेजोल्यूशन सामने आया था और ये करारदाद जो थी, जो ये पॉलिटिकल रेजोल्यूशन था, ये ब्रॉडर कैनवास पर समझने की जरूरत है कि किस तरीके से रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हो रही हैं, रीअलाइनमेंट ऑफ सोच हो रही है और कौन कौन से पोल कहां पर बैठ रहे हैं, इसको समझने की जरूरत